तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देव कुमार ठाकुर को 500 रुपीज सेंड करने के लिए थैंक यू। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो आदमी जूफेन को घर दिखा रहा था वो कहता है, अगर तुम इस प्राइस में नहीं मानते हो तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर मैं ये घर तुम्हें नहीं बेचूंगा, तब मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो जूफेन था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस शांति से उस घर को देख रहा था। और जो वो आदमी था उसने अपना रोल परफेक्टली निभाया था और ऊपर से उसने अपने प्राइस को कट भी कर दिया था। और इस समय जो जूफेन था वो बस उस घर को देख कर कुछ सोच रहा था। वैसे ही जो वो आदमी होता है वो जूफेन से कहता है, सर मैं आपको सच सच बताता हूँ, जो ये हाउस है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियल है। देन वैसे ही जूफेन भी कहता है कितना ज्यादा स्पेशियल है। वो आदमी अपने सर को हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लॉर्ड के पास बहुत सारे सीक्रेट रूम थे और वो सिर्फ कल्टीवेशन के लिए थे, रिफाइनिंग के लिए भी और कमी के लिए भी। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने लगभग सब कुछ यहाँ से चुरा लिया था, लेकिन अभी भी कुछ खास पता नहीं है कि क्या उन्होंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया है या फिर अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है। और जब तक आपको एक आइटम मिल जाता है शायद आप बराबरी पर आ जाएं, इसे बिक्री के मुफ्त उपहार के रूप में ले और आप अपना लक आजमा के देखिए। और जब जूफेन उसके बात सुनता है वैसे जूफेन हंसते हुए कहता है, जो लालची लोग होते हैं वो इस चाल में आसानी से फंस सकते हैं, लेकिन जो जूफेन है वो इस चालों में नहीं फंसने वाला। लेकिन तब भी जूफेन को अभी भी एक जगह पर रुकने की जरूरत थी जहाँ से जूफेन अच्छे से चीजों की जाँच कर सके। और वैसे ही मुस्कुराते हुए जूफेन उस आदमी की तरफ मुड़ता है और कहता है, ब्रदर क्या तुमने 5 मिलियन नहीं कहा था? देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन जो वो प्राइस था फ्रीबी के बिना था, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी निकल सकता है, तो इसीलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना होगा। देन वैसे ही जूफेन अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, अगर यहाँ पर उनमें से एक भी चीज होती तो फिर तुम पहले ही उसे ढूंढ चुके होते और मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। 5 मिलियन पर अगर तुम इसे बेचना चाहो तो बेच सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि बाजार में इससे भी कई ज्यादा लोग हैं, जैसे कि आपने कहा हंड्रेड्स ऑफ एक्सपर्ट्स कैसे मरे। तभी कांपते हुए उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि जरूरत से ज्यादा बोलने पर उसका मुंह फाड़ दिया जाए। हालांकि उसे जल्दी से जल्दी वहां से निकलना था, हालांकि वो अभी इसे नहीं बेचता तो वो फंस जाता और इसीलिए उसके पास प्राइस कम करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं थी। और फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच में डील हो गई और जो जूफेन था वो गूस एंटोन को इस हाउस के अंदर लेकर चला जाता है, इस बात से अनजान कि इस जगह का पहले से ही कोई मालिक था। और इस समय जो गूस एंटोन था बहुत ज्यादा ही खुश था और वो एक बच्चे की तरह उस हाउस में इंटर कर चुका था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। और इस समय जो गूस एंटोन था वो बस चारों तरफ घूम रहा था, कभी तालाब में कभी घर के ऊपर, बस वो हर एक चीज को देख रहा था किसी पुराने चीज की तलाश में। देन वैसे ही जूफेन कहता है, युवा संजी उस आदमी ने वो बात हमें सिर्फ इस घर को बस खरीदने के लिए कही थी, जिसकी वजह से हम लोग इस घर को आसानी से खरीद सके, और वैसे भी ये कोई मुफ्त चीज नहीं है, और अगर यहाँ पर कुछ था भी तो वो लोग बहुत पहले ही उसे पा चुके होंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। देन वैसे ही गूस एंटोन कहता है, शायद नहीं पिताजी, हो सकता है कि वो बेवकूफ इसे नहीं ढूंढ पाए हों, जबकि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही सकते हैं। और पिताजी की चतुराई और मेरी नाक के साथ हम किसी भी रहस्य को ढूंढ सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं। देन वैसे ही जूफेन अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, अगर तुमने यहाँ पर कुछ ढूंढ भी लिया तो क्या होगा, एक छोटा सा सोल हारमोनी स्टेज का खिलौना हमारे लिए तो कबाड़ है। मेरी अंगूठी में दर्जनों सामान है, उनमें से हर एक बेहतर है, अपनी एनर्जी को ऐसे फालतू में क्यों बर्बाद कर रहे हो। देन जो गूस एंटोन होता है वो कांपते हुए पीछे देखता है, हालांकि उसकी खोज में कोई कमी नहीं थी। जूफेन को यह अजीब लगा, फिर वो चिल्लाया, युवा संजी दिल से एक बच्चा है, ये कुछ खोजने के बारे में नहीं है बल्कि ट्रैवल के बारे में है। और जो युवा संजी था वो न केवल अपना पेट भरने के लिए बल्कि खेलने के लिए भी हर्ब्स ढूंढा करते थे। फिर जूफेन और कुनपेंग ने उसे इतनी जड़ी बूटियां दी थी कि वो उन्हें निकल भी नहीं सकता, लेकिन उसका जो हर्ब्स को ढूंढने में मजा आता था वो सारा मजा छीन लिया। उसका पेट भरा हुआ था लेकिन उस बच्चे के पास मनोरंजन करने के लिए कुछ भी नहीं था। जूफेन ने युवा संजय को शर्म से देखा और वो एक पिता के रूप में असफल रहा, अपने दिल को न समझ पाने के लिए अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। और फिर वैसे गूस एंटोन से कहता है, युवा संजय जाकर ढूंढो, अगर तुम्हें मिल जाए तो फिर मुझे बताना, मैं भी उस चीज को देखना चाहता हूँ। देन गूस एंटोन भी कहता है हंसते हुए, तो फिर ठीक है पिताजी, मैं भी उसे ढूंढ कर ही आऊंगा और मैं श्योर हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और फिर गूस एंटोन ढूंढने के लिए वहां से चला गया। गूस एंटोन को जाते हुए देखते हुए जूफेन ने अपना सर हिलाया और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। देन वैसे ही गूस एंटोन की आवाज आती, पिताजी मुझे मिल गया, ये एक खजाना है और मुझे यकीन है कि ये एक ऐसी चीज है जो पिताजी को भी अभी तक नहीं मिली होगी। जूफेन उसकी बात सुनकर दंग रह गया, वहाँ पर एक्चुअली में कुछ तो था और ये तो बहुत जल्दी ही मिल गया, और शायद जो वो थीफ था वो भी इसके बारे में सही था। और देन जो जूफेन था वो भी यंग संजी की वॉइस को फॉलो करने लगा और फिर वैसे ही एक रन डाउन बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। और देन वैसे ही जूफेन उसको ध्यान से देखने लगा और देन वैसे ही वहां पर देखते हुए कहता है, शायद लॉर्ड ने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करते हुए मतलब कल्टीवेशन करने के लिए एक रूम को एस्टेब्लिश किया होगा और यहाँ कोई अजीब काम किया होगा, या फिर ये पागलपन की वजह से हो सकता है। हाँ शायद यही रीजन है। और जो इथेरियल स्टेज और जो रेडियन स्टेज एक्सपर्ट होगा
यहाँ पर देखने के लिए 2 बार भी नहीं सोचेंगे। जूफेन ने एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ पर क्या क्या छुपा हो सकता है, क्योंकि शायद ही अब उसे कोई चीज प्रभावित कर सकती थी। वो सिर्फ अपने बेटे की उत्सुकता को पूरा करने के लिए आया था और ये वही था जो एक पिता को करना चाहिए था। और फिर वैसे ही कहता, युवा संजय तुम्हें क्या मिला, मुझे भी बताओ। और दिन वैसे ही जूफेन खुशी खुशी उस शेड में, उस कमरे या फिर कुछ भी कहते हैं उसे, वो एंटर हुआ और वैसे ही सदमे में आ गया। और इस समय शेड के बीच में एक लड़की लेटी हुई थी जिसका चेहरा अंडे के शेप का था, जिसकी तीखी आंखें, गुलाबी त्वचा और पतली कमर थी। और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो एकदम पूरी तरह से घायल है। अगर पीले चेहरे और लाल खून पर भरोसा किया जाए तो ये सब देखने से वो बहुत घायल लग रही थी। और फिर वैसे ही जो युवा संजय था वो उसके बगल में बैठ गया और एक्साइटेड होते हुए इशारा करते हुए कहता है, पिताजी खजाना ये महिला है, हे। और ये कह करके जोरों जोरों से हंसने लगता है। जूफेन का चेहरा टमटमा उठा और फिर वो युवा संजय की और एक घिनौनी मुस्कान दिखाते हुए कहता है, आखिरकार तुम कितने साल के हो और एक महिला कैसे खजाना हो सकती है। देन वैसे ही यंग संजय कहता है, मैं तो केवल 3.5 सेंचुरीज का हूँ, वैसे मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे स्टाफ के बारे में पता है। जूफेन इस समय एकदम स्पीचलेस था। वैसे ही जूफेन सोचते हुए कहता है, मैं सही हूँ, सॉरी वो सही है, वो दिल से बिल्कुल भी बच्चा नहीं है, बल्कि एक चालाक बूढ़ा आदमी है जो अपने रूप का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उसे दया की नहीं बल्कि शक्ति की जरूरत है। जूफेन ने गुसेंगटन की ओर देखा और फिर वैसे ही कहता, युवा संजय तुम अपनी खोज का क्या करोगे, क्योंकि तुम 3 सेंचुरीज के हो, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि तुम इसका उपयोग कर सकते हो। गुसेंगटन इसमें बलस कर रहा था और उसको पता था कि जूफेन कहाँ जा रहा है। और फिर वैसे गुसेंगटन शर्म और गुस्से से कहता है, पिताजी आप बहुत बुरे हो। देन वैसे ही जूफेन कहता है, क्या मैं बुरा हूँ? जब तुमने एक महिला को खजाना कहा तो तब क्या आपके पास कुछ बुरा कहने के अलावा और क्या हो सकता था, हे बुद्धिमान आदमी। और जूफेन ये करके उसको घूर कर देखने लगता है। वैसे गुसेंगटन नाराज होते हुए कहता है, मैंने उसे इस तरह पाया, बेहोश और कमजोर, और जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, और ये जरूर वही कढ़ाई होगी जिसका वो लॉर्ड कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करता होगा। और अगर ऐसा है तो फिर मैंने उसे सिर्फ कल्टीवेशन के लिए खजाने के रूप में देखा, और आखिरकार इसमें गलत क्या है। देन वैसे ही जूफेन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर वैसे ही उस लड़की के पास जाता है और फिर उसकी ठंडी कलाई को छूने लगता है। और फिर वैसे ही हंसते हुए कहता है, तुमने सब गलत समझ लिया, एक मैडन को कढ़ाई कैसे माना जा सकता है। जब गुसेंगटन ये सुनता है तो वैसे ही वो हैरान नजरों से उस लड़की की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, क्या मैं गलत था? तो फिर आखिरकार ये इस जगह पर कर क्या रही है, क्या वो पीछे रह गई थी? और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो मजाक करते हुए कहता है, बच्चे आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, ये लड़की इस घर की नहीं है, जरा इसके बारे में सोचो, इसके रूप रंग को देखते हुए भले ही ये एक लड़की जैसी हो, वे इसे जरूर ले जाएंगे, और इसके अलावा इसके घावों को देखते हुए कम से कम 1 महीने। और फिर वैसे ही जूफेन रुक जाता है और फिर इस समय जो जूफेन था उसने अपने बेटे का सम्मान किया, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर उसने आंखें सिकोड़ ली और फिर दोबारा से कहता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यंग संजय तुम एक रूम को रेडी करो, मैं इसको हिल करने के लिए जा रहा हूँ। और जब गुसेंगटन ये सुनता है तो फिर गुसेंगटन जूफेन की हरकतों से अचंभित रह गया और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, मैंने पिताजी को कभी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जो किसी अजनबी को ठीक करने की हद तक जा सके, खासकर एक लड़की। देन वैसे ही गुसेंगटन शर्मीली मुस्कान के साथ कहता है, जरूर पिताजी आप हीलिंग के बहाने, डुअल कल्टीवेशन करने के बहाने इसको लेकर जा रहे हो, जरूर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते होंगे, जब तक कि मैं माँ को नहीं बता दूं तब तक कि आप रुकिए। ऐसे ही जूफेन उसके बाद सुनकर चौंक गया और फिर वैसे ही कहता है, क्या रे छोटे बदमाश, मैं कब से डुअल कल्टीवेशन करने लगा, क्या तुम भूल गए कि 1 महीने पहले फ्लाइंग क्लाउड सिटी में क्या हुआ था? देन वैसे ही गुसेंगटन ने अपना सिर हिलाया और फिर वैसे उस लड़की की तरफ इशारा किया और फिर कहता है, तो फिर पिताजी अब क्या? देन वैसे ही जूफेन अपने सर को हिलाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये लड़की भी उन सब में इन्वॉल्व है और इस लड़की को बचा करके हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों को इससे निकलवा सकेंगे और जान सकेंगे, इसीलिए ऐसे वहीं पर खड़े मत रहो, जल्दी से जाओ और एक कमरा तैयार करो। देन वैसे गुसेंगटन भी अपना सिर हिलाता है और फिर कमरे को रेडी करने के लिए चला जाता है। जूफेन लड़की के साथ अंदर आया और उस लड़की को बिस्तर पर लेटा दिया और फिर वैसे ही वो अपने हाथों को उसके माथे को छूते हुए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और फिर वैसे ही ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज आने लगती है और फिर वैसे ही जो ग्रीन ग्लो चमकने लगता है और फिर उस लड़की की बॉडी में जाने लगता है और देन उसके बॉडी को हील करने लगता है। और जब ग्लो वैनिश हो गया, लेकिन तब भी जो वो लड़की थी वो अभी भी नहीं उठी थी, उसकी जो ब्रीथिंग थी वो फेंट थी, उसकी सांसें और कमजोर हो रही थी और अभी भी उसकी सांसों को गायब होने का खतरा था। ये सब कुछ देखने के बाद जो गुसेंगटन होता है वो कहता है, पिताजी ये सब कुछ काम नहीं आया, जब हमने उस ओल्ड वांग फू को हराया था तब उसने हमें इस स्किल से बहुत कड़ी टक्कर दी थी। देन वैसे जूफेन भी मुस्कुराते हुए कहता है, तब हम लोग सिर्फ डेडियन स्टेज में थे, लेकिन अब इथेरियल स्टेज में पहुंचने के बाद असली घाव शरीर पर नहीं बल्कि सोल पर होता है। और जो ये लड़की है ये एर्थ लेयर इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है और इसकी जो घायल सोल है वो सबसे पहले ही आती है और फिर उसके बाद इसका शरीर आता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका शरीर ठीक हुआ है या फिर नहीं, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो नहीं हुई है। मैंने बस इसे कुछ
फर्स्ट एड दिया है, उसे थोड़ी देर और जीवित रहने दिया है और अब सिर्फ मुश्किल हिस्सा आता है उसकी आत्मा को ठीक करना। और फिर गु शंगटन भी अपना सर हिलाता है। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो युवा संजय से कहता है, युवा संजय तुम इसका ख्याल रखना और मैं इसके सोल को ठीक करने के लिए मुझे 8th लेवल की पिल बनानी होगी और उसके लिए मुझे 3 दिनों तक कल्टीवेशन करना पड़ेगा। ये कह करके जूफेन वहां से बाहर चला गया और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।